Hello everyone, this side Anishka Chaudhary. A very warm welcome to PIIT Institute of Management and Computer Application. So in today's video, we will discuss about the objective of organizational behavior. किसी भी organizational behavior के क्या क्या objectives हो सकते हैं, क्या क्या goals हो सकते हैं, कैसे वो important हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कैसे यूज़ करती है, उनके यूज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज हम किस में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is to create a harmonious and efficient workplace. It aims to understand and improve employee interaction, job satisfaction and overall प्रोडक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करे जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इजीली रन कर पाए। वो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या हो सकता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट हो सकता है कि गोल को किस तरीके से अचीव करना है। गोल जो है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। उसके अलावा एम्प्लॉय के मोराल को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, मोटिवेट किस तरीके से करेंगे, उस चीज़ पर ध्यान देना। उनके स्किल्स को कैसे फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, इस चीज़ पर फोकस करना। एंड लास्ट थर्ड वन रहेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्रोडक्टिविटी को देखना कि प्रोडक्टिविटी जितनी सोची थी उतनी ही हो रही है या नहीं, यूनिट्स जितनी सोची थी उतनी ही निकल के उसका आउटकम आ रहा है या नहीं, और उसकी क्वालिटी जो है, जो क्वालिटी प्रोवाइड करनी है हमें कस्टमर को वैसी ही क्वालिटी है या फिर उसमें चेंजेस करने हैं। ये सारी चीज़ों पर फोकस करना, ये काम किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। और ये किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो इसके अंदर लिख रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक क्रिएट करे हार्मोनियस एंड इफिशिएंट वर्क प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो कि हार्मोनियस और इफ़ेक्टिव रहे, जिससे कि एम्प्लॉयज़ ईजिली वहाँ वर्क कर पाएँ। हार्मोनियस का मतलब है फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नेचर का एनवायरनमेंट रहे जहाँ पर एम्प्लॉयज़ ईजिली वर्क कर पाएँ, खुद को फ्री फील करें। कैसा फील करें? फ्री, कोई बर्डन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, ईजिली वहाँ काम कर पाएँ, फ्री रहें कि हमें ये काम करना है, ठीक है। उन्हें अपनी रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें पता हो कि क्या उनके रोल्स हैं, क्या रूल्स हैं वहाँ, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये सारी चीज़ें पता हो, लेकिन कोई बर्डन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, जिससे कि वो ईजिली अपना आउटकम दे सकें। इसके अलावा इसका काम ये होता है कि वो अंडरस्टैंड करे एम्प्लॉयज़ को, किस एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल है, कैसे उस स्किल को हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि आगे काम आएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसका एम होता है कि वो फुल्ली जो है एम्प्लॉय को समझ सके कि किस एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कैसे हमें उसकी स्ट्रेंथ जो है यूज़ करनी है, और इम्प्रूव करे एम्प्लॉय के इंट्रैक्शंस को। इंट्रैक्शंस किससे करवाने में? मैनेजर से, और उनके जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उसको इम्प्रूव करे। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करे? जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे कि वो सिक्योर फील करे, सिक्योर फील करे। उसके अलावा किस पर फोकस करे? ओवरऑल, फोकस ऑन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, कि अगर 100 यूनिट्स का बोला है 10 डेज़ के अंदर कि 100 यूनिट्स चाहिए 10 डेज़ के बाद में, तो क्या 10 डेज़ में 100 यूनिट्स प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं, इस पर फोकस करें कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का जो हमने गोल बनाया है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्या वो गोल टाइम से कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो ये सारा काम होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स को इसके अंदर सेट किया जाता है। ये सारे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि प्रोडक्टिविटी किस तरीके से होगी, गोल्स किस तरीके से सेट करने हैं, एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर देखी जाएंगी? ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखी जाएंगी। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं?
जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना। इन्हांस मतलब इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे, क्या कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए, क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है, इन्हांस कर सकता है, ये हम देखेंगे जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, ओपन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ इजीली एम्प्लॉय जो है इजीली इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें, उन्हें जो बात बतानी है वो उसे ईजिली शेयर कर सकें। उसके अलावा एनकरेजिंग टीम वर्क। एनकरेजिंग का मतलब है बढ़ावा देना। वो कैसे दे सकता है, मोटिवेट करके दे सकते हैं, इस अप्रूव करके दे सकते हैं, बोनस प्रोवाइड कर सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। उससे क्या होगा कि टीम वर्क जो है एनकरेज होगी, मोटिवेट होगी, और रिजल्ट्स में, आउटकम्स में जो है बेनिफिट दिखेगा, बेटर बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। इससे ये होता है कि बेटर रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स प्रोवाइड होते हैं। डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स। फर्स्टली तो आइडेंटिफाई करना कि किस एम्प्लॉय के बीच में किस एम्प्लॉय के पास में कौन सी स्किल है। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में देखना कि कौन सा एम्प्लॉय एक लीडर की तरह काम कर सकता है। फिर उसको एक लीडर की तरह ट्रीट करना, ट्रेन करना, और एक लीडर की तरह मेंटेन करके रखना, बनाना, फिर उससे लीडर की तरह काम करवाना। तो ये होता है कि उसकी स्किल को डेवलप करना। जिस पर्सन के अंदर लीडरशिप स्किल है उसको डेवलप करना और उस स्किल का फुली यूटिलाइज करना, ये भी किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। और ये आगे ऐसे हेल्प करता है कि वो इजीली उसको लीड कर पाता है, लीड कर पाता है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर पाता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। उसके बाद में आता है मैनेजिंग चेंजेस। मैनेजिंग चेंजेस का मतलब है कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस की ज़रूरत है, जो नीड है, क्या वो हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, रिसोर्सेज की नीड हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी का हो गया, जितना आउटपुट आपने सोचा था क्या उतना मिल रहा है या नहीं। तो वो सारे चेंजेस जो हैं वो टाइम से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो टाइम से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकते हैं, किसी के भी बीच में हो सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं, और सेकंड थिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं वो नहीं रहती हैं। उसके अलावा जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी डैमेज नहीं होते हैं। तो अभी इनको एक एक से देखते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा एनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। अगर हम कहें एनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इन्हांसिंग का क्या मतलब है, इम्प्रूव। इसके अंदर लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉयज टू बेटर परफॉर्मर। फॉर इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स बूस्ट मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना। कैसे कर सकते हैं, पहले वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जिससे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके, उसके मोराल को इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि रिजल्ट्स बेटर आ सके। इसका काम ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है क्या, उन फैक्टर्स को जिससे कि इजीली एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में बेटर परफॉर्म आएगा, बेटर परफॉर्मेंस आएगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब ये कैसे हो सकता है, रिकॉग्नाइज करके। रिकॉग्नाइज क्या, एम्प्लॉय के स्किल्स को रिकॉग्नाइज करके, स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को फुल्ली यूटिलाइज करके
यूटिलाइज करके, इन सारी चीज़ों को करके हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं और उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। आपके अंदर ये स्किल्स है, आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनका मोरल जो है वो बूस्ट होगा, जो मोटिवेशन है, जो अंदर से जो ग्रोथ है, जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। उसके अलावा क्या किस पर फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पर। जो आपने प्रोडक्टिविटी सोची है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। तो ये काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना किस तरीके से कर सकता है, इट फोकसेस ऑन फॉस्टरिंग ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका काम ये होता है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे क्लियर कम्युनिकेशन करवानी है, किस तरीके से कम्युनिकेट कराना है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट किस तरीके से कम्युनिकेट करे जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अवॉइड हो, मिस्टेक्स जो है अवॉइड हो जाए, मिस्टेक्स ना हो। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल के आए। उसके अलावा कंप्लीट कंप्लीट हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। कंप्लीट हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास में कंप्लीट रहेगी तो एम्प्लॉयज़ को काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनके पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उन्हें कब क्या करना है। रिलेशनशिप्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे। मेंटेन रिलेशनशिप्स रिलेशंस को मेंटेन करके रहेगा जब इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा एम्प्लॉय जो है जो एम्प्लॉय जो है वो अगर अपने मैनेजमेंट से इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा तो उसके अंदर जो है रिलेशनशिप्स मेंटेन रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होंगे और इजीली जो है इंफॉर्मेशन वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट नहीं है, ओपन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेक्स्ट रहेगा हमारा एनकरेजिंग टीम वर्क। टीम वर्क को एनकरेज करना। एनकरेजिंग का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना। मोटिवेट करना कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक्स हेल्प build cohesive teams that work efficiently towards shared goal। टीम वर्क को एनकरेज करना, मोटिवेट करना कैसे कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को देखकर कि किसी भी पर्सन के अंदर क्या स्किल है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा देखना कि जो ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, उनको समझना कि हर एक ग्रुप का क्या काम है, उसका क्या गोल है, क्या और कौन कौन सा ग्रुप जो है सिमिलर वर्क कर रहा है, सिमिलर गोल पर वर्क कर रहा है। फिर उसको कोहेसिव का मतलब होता है कनेक्ट करना। क्या मतलब होता है, कनेक्ट करना। तो एक जो है टीम को कनेक्ट करना जिससे कि जो गोल बताया गया है, जो गोल बनाया गया है, उसको इजीली अचीव किया जा सके, इजीली अचीव किया जा सके। इसमें क्या होता है, टीम वर्क जो है एनकरेज हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है और डिफरेंट टीम्स मिलके जो है ग्रुप्स को अचीव करती हैं अपनी अपनी स्किल्स को यूज़ करके। तो ये काम किसका होता है, टीम वर्क का। लेकिन उसको एनकरेज करना, इसको मोटिवेट करना, उसके मोरल को इंक्रीज करना, वो किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड कल्टीवेट लीडरशिप क्वालिटीज, क्रिएट इफेक्टिव लीडर्स हु इंस्पायर देयर टीम्स।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये काम होता है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि किस एम्प्लॉय के अंदर ये स्किल है कि वो इजीली लीड कर सकता है, इजीली एक लीडर की तरह वर्क कर सकता है। उसको आइडेंटिफाई करना और कल्टीवेट करना लीडरशिप क्वालिटीज़ को, कि किस पर्सन के अंदर, किस एम्प्लॉय के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो इजीली लीड कर सकता है। फिर उसके लिए क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव लीडर्स, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एक इफ़ेक्टिव लीडर को क्रिएट किया जाता है जो कि अपनी टीम को क्या करता है, इंस्पायर करता है। ये किसके बेस पर किया जाता है, उसकी स्किल्स के बेस पर किया जाता है कि किसी पर्सन के अंदर लीडरशिप स्किल्स देखी जाती हैं, लीडरशिप स्किल्स देखी जाती हैं, और उसके अंदर देखा जाता है आइडियाज़, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, कि अगर लीडर बनाया गया तो किस तरीके के आइडियाज़ होंगे, उसके इनोवेशन किस तरीके का होगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके का होगा। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब एक लीडर को मतलब एक लीडर को जो है क्रिएट किया जाता है, एक इफ़ेक्टिव लीडर को क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा इसका काम क्या होता है, इंस्पायर करने का, किसका, उसकी टीम को, जिससे क्या होता है, आउटकम्स आउटकम्स निकल के आते हैं, 100% आउटकम्स निकल के आते हैं, किसकी वजह से, लीडरशिप की वजह से। तो ये होता है डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करता है, आइडेंटिफाई करता है एम्प्लॉयज़ को कि कौन सा एम्प्लॉय जो है, किस किस एम्प्लॉय के अंदर वो स्किल्स हैं जो इजीली लीड कर सकती हैं, एक लीडर का काम कर सकती हैं। उसके बाद में आता है मैनेजिंग चेंजेस। मैनेजिंग चेंजेस का मतलब है कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस करना। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हो गया आपका, रिसोर्सेज हो गया आपका, प्रोडक्टिविटी हो गया आपका, ये सारी चीज़ों में टाइम टू टाइम चेंजेस करना। तो इसका काम ये होता है, द स्टडी इक्विप्स ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजेस लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रीस्ट्रक्चरिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय रेस्पॉन्स। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उसके अलावा ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का किस तरीके का रेस्पॉन्स है, किस एम्प्लॉय को, किस डिपार्टमेंट को, किस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग उन चेंजेस को करेगा। वो चेंजेस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है वो आप प्रोवाइड करो, या फिर रिसोर्सेज जो है क्वालिटी बेस्ड भी हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आप अच्छी क्वालिटी के हमारे पास रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी पर भी चेंजेस हो सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी अगर फ़िलहाल मार्केट में जो है डिमांड कम है तो प्रोडक्टिविटी कम करवा सकते हैं, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा करवा सकते हैं, ये चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये सारे चेंजेस किस पर डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉय के रेस्पॉन्स पर, एम्प्लॉय का रेस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है। एम्प्लॉय जो है मैनेजमेंट से जाके कहेगा, ऑर्गेनाइजेशन से कहेगा कि हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें इस मशीनरी की ज़रूरत है, हमें इस टाइप के क्वालिटी के रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये काम बनता है कि वो सारे चेंजेस करवा के वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना। रिजॉल्विंग का मतलब होता है सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जब हमारे पास में प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस होंगे और उनके आइडियाज़ होंगे, जब हमारे पास में लॉट्स ऑफ क्या होंगे, लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, किसी भी प्रॉब्लम के लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उनको यूज़ करके हम इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनालाइजिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, organizational behavior provides strategies to resolve conflicts and maintain harmony in the workplace.
ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट को पहले वो समझे कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, क्या एनवायरनमेंट में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करे कि उसका रीज़न क्या है, फिर उसके अलावा क्या सॉल्यूशन हो सकता है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करे, फिर उसके बाद में प्रोवाइड करे क्या स्ट्रेटेजीज, मतलब प्लान्स, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर डिसीजन जिसकी हेल्प से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है सॉल्व हो सके। कोई पर्टिकुलर डिसीजन जिसकी हेल्प से वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सके, सॉल्व हो सके। एंड मेंटेन हार्मोनी इन दी वर्क प्लेस, और जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर हार्मोनी मेंटेन करके रखे, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। तो ये काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो ये सारे गोल्स थे जो हमने आज देखे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्या क्या गोल्स रहते हैं, हम एक बार रिव्यू करते हैं क्या क्या बताया अभी हमने आपको। एनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, फर्स्ट हमारा क्या था, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कैसे यूज़ होता है। उसके अलावा टीम वर्क को एनकरेज करना, टीम है, ग्रुप है, इन सबको एनकरेज करना, मोटिवेट करना ताकि रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर आ सकें। लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना, किस तरीके से कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके कि किस एम्प्लॉय के अंदर वो स्किल है जो कि ईजिली लीड कर सकता है। उसके अलावा मैनेजिंग चेंज, कब हमें चेंज करना है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंज करना है, प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ये देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। फिर उसके अलावा लास्ट हमारा था रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना टाइम टू टाइम, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और रिलेशनशिप्स डैमेज ना रहें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या क्या मॉडल्स रहते हैं, कितने मॉडल्स होते हैं, कैसे यूज़ होता है, कि हर एक पर्टिकुलर मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच